हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपने चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और जल्दी से चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है BPSC TRE 2.0 का माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 9-10 का आपका अंग्रेजी का पेपर है जो कि TRE 2.0 में हुआ था। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश के PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे TRE का, जो कि TRE 2.0 में आ चुका है। 9-10 के क्वेश्चन पेपर है ये और TRE 2.0 में आ चुका है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें 6 to 8 का जो आपका TRE एग्जाम हुआ था 2.0, ये पेपर को मैंने सॉल्व कराया था। पूरे 80 मार्क्स का आपका पेपर जो हुआ था इसको सॉल्व मैंने कराया है। और 6 to 8 का जो कॉमन पेपर था वो भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है। तो आप चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको BPSC एग्ज़ाम देना है तो BPSC एग्ज़ाम में PYQ क्वेश्चन बहुत ही महत्व रखता है। और PYQ क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है या उसी पैटर्न पे आता है। तो PYQ क्वेश्चन को ना छोड़े। अगर आप BPSC एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी 70th BPSC हो जाए, TRE हो जाए, जो भी आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं उसमें PYQ जरूर पढ़े। और भी एग्जाम में PYQ इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज के वीडियो में हम 19 के पेपर को सॉल्व करेंगे। TRE 2.0 के ये पेपर जो हुआ था आपका दिसंबर में हुआ था 2023 में। और BPSC की बात करें तो टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है BPSC TRE। और इसमें से 30 मार्क्स के जो है ये लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 9 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, जो कि ये पासिंग के लिए है। इसमें लैंग्वेज से आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं वो इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये 40 मार्क्स का कॉमन पेपर होता है। इस 40 में आपसे 8 मार्क्स का मैथ आता है, 8 मार्क्स का मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, 8 मार्क्स से करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन होता है और 8 मार्क्स से ज्योग्राफी से क्वेश्चन होता है और 80 मार्क्स से साइंस से क्वेश्चन रहता है। तो इन सारे टॉपिक से मिलाकर आपके 40 मार्क्स के कॉमन पेपर बनते हैं, जिनको जनरल स्टडीज़ बोलते हैं। और इनसे आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट जो आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट 80 मार्क्स वाले पेपर पे तो बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं, और 40 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है कॉमन पेपर, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका कट ऑफ में मार्क्स नहीं आ पाता है। क्योंकि कट ऑफ आपको एक साथ दोनों को प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्ट के साथ साथ कॉमन पेपर को भी लेकर चलना है, और इसमें भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप अपने सब्जेक्ट पर देते हैं, क्योंकि इसमें कम मार्क्स आ जाने के कारण ही कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ छूट जाता है। तो दोनों पे इक्वल टाइम दे। और देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश से पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, इसी को हम सॉल्व करेंगे। इस 80 में से 25 मार्क्स के आपके जो है ये पैसेज आए हुए थे, तो इन 25 को हम नहीं करेंगे, पैसेज को नहीं करेंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका अंग्रेजी का पेपर स्टार्ट होता है। और फर्स्ट में दे रखा है कि हु रोट द अमरोटी सोनेट सीक्वेंस। अमरोटी जो सीक्वेंस था, सोनेट था, उसका सीक्वेंस किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन भी दे रखे हैं कि जॉन लिली, रॉबर्ट बर्न, एडम ब्लंडर और मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन E, यानी कि नन ऑफ द एबव। इसके साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन को भी करते जाएंगे, इससे और भी क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रखा है कि एडमंड स्पेंसर फेमस कलेक्शन ऑफ सोनेट अमरोटी इज अ सीरीज ऑफ लव सोनेट्स डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ बोयले, द लेडी ऑफ हिज ड्रीम whom he pursues and eventually married in 1594। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज E, क्योंकि एडमंड स्पेंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और इसका राइट आंसर होगा एडमंड स्पेंसर, जो कि अमरोटी सोनेट को लिखा था इन्होंने, जो कि लव सोनेट था, और इसको डेडिकेट किया था एलिजाबेथ बोयले को, जो कि इनकी ड्रीम लेडी थी और जिनके साथ इन्होंने शादी भी किया था 1594 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ पे 3 प्लेस दिया गया है और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। और नेक्स्ट ऑप्शन डी में है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि द विंटर्स टेल प्ले है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन टेम्बरलिन और द ज्यू ऑफ माल्टा जो है ये क्रिस्टोफर मार्ले के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ये मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर सही है। नेक्स्ट है कि हु टर्म्ड द नोवेल अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग दैट वाज अ कॉमिक एपिक पोयम इन प्रोज। हु टर्म्ड द नोवेल अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग दैट वाज अ कॉमिक एपिक पोयम इन प्रोज। इसके ऑप्शन दे रखे हैं जोसेफ एडिसन, हेनरी जेम्स, रॉबर्ट बर्नियान, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि हेनरी फील्डिंग टर्म द नोवेल और न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग दैट वाज अ कॉमिक एपिक पोयम इन प्रोज, हिंस द नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट, हिंस द ऑप्शन ई इज करेक्ट। या इसका राइट आंसर होगा हेनरी फील्डिंग के द्वारा ये नोवेल जो ये लाइन दिया गया है ये रिटन उनके द्वारा लिखा गया है, और ऑप्शन में आपका हेनरी फील्डिंग ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नॉन ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ द गोथिक मोड ऑफ राइटिंग। ऑप्शन है कि जोसेफ एंड्रयूज, ट्रिस्ट्रम सैंडी, द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो। नेक्स्ट है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई है नॉन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ द गोथिक मोड ऑफ राइटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
द कास्टल ऑफ ओट्रांटो जो कि 1764 में लिखा गया है बाई होरेस वाल्पोल। होरेस वाल्पोल के द्वारा लिखा गया है, जनरली रिगार्डेड एज द फर्स्ट गोएथिक नोवेल था। द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूस एंड ऑफ हिज फ्रेंड्स मिस्टर अब्राहम एडम्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूस 1742 इज अ फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल बाई इंग्लिश ऑथर हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है The Life and Opinion of Tristram Shandy, Gentleman, also known as Tristram Shandy, is a novel by Lawrence Sterne. In Quito, hence the correct answer is option C. Who among the following romantic poets defined the poetic faith as being constituted by the willing suspensions of disbelief? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि H.T. Coleridge. H.T. Coleridge defined the poetic faith as being constituted by the willing suspension of disbelief. The theory of the willing suspension of disbelief is propounded by H.T. Coleridge in his critic work Biographia Literaria, जो कि 1817 में लिखा गया था। H.T. Coleridge who among the following poets wrote about insonance and experience as being the two contrary states of the human soul? यहाँ पूछ रहा है कि वो कौन सा पोएट है जिन्होंने इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एज बीइंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल के बारे में लिखा है। तो ये लिखा गया है विलियम ब्लैक के द्वारा। एक्सप्लेनेशन में है कि विलियम ब्लैक रोट अबाउट इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एज बीइंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल इन हिज कलेक्शन ऑफ इलस्ट्रेटेड पोएम्स सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कि इन विच फेमस नोवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ हेल्थ केयर जो है ये फेमस नोवेल किस फेमस नोवेल में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है, द हेल्थ केयर। तो ये देखने को मिला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उल्थरिंग हाइट्स में ये देखने को मिला है। हेल्थ क्लिफ इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन इमली ब्रोन्स नोवेल यूथरिंग हाइट्स 1847 में ये लिखा गया है। और ही इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द archetype of the tortured anti-hero whose all-consuming rage, jealousy and anger destroy both him and those around him. In short, the Byronic hero. Who wrote the groundbreaking work on human evolution titled On the Origin of Species? तो ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। On the origin of a species, or more completely on the origin of a species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle of life 1859 is a work of scientific literature by Charles Darwin that is considered to be the foundation of evolutionary biology. ये जो है आपको बायोलॉजी में भी ये टर्म पढ़ने को मिलता है कि द ओरिजिन ऑफ a species और चार्ल्स डार्विन के बारे में ये लिखा गया है 1859 में। Which modern poet wrote the line Things fall apart, the center cannot hold. Things fall apart, the center cannot hold. ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड इज द फॉर्म द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग का ये लाइन है जो कि 1919 में लिखा गया है, W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट प्रिंटेड इन द डायल इन नवंबर 1920 में एंड इंक्लूडेड इन हिज 1921 कलेक्शन ऑफ वर्सेस माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर। नोट Chinua Achebe took title for his novel Things Fall Apart from the Second Coming. Who used the term objective correlative in the essay title Hamlet and His Problem? Hamlet and His Problem में कौन इस टर्म को यूज़ किया है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ये यूज़ किया गया है T.S. Eliot के द्वारा। इनका जो है essay है Hamlet and His Problem। The term objective correlative is given by T.S. Eliot in his essay titled Hamlet and His Problems 1919 से 1920 के बीच में ये आया हुआ था। It is an artistic and literary technique of representing a particular emotion by means of symbols which become indicative of that emotion and are associated with it. Which novelist created the fiction tone of मालगुड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण के द्वारा ये लिखा गया है मालगुड़ी। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि द फ्रिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी वाज क्रिएटेड बाय इंडियन नोवेलिस्ट R.K. नारायण। द फ्रिक्शनल टाउन मालगुड़ी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड हिज फ्रेंड। ये इंट्रोड्यूस किया गया है स्वामी एंड फ्रेंड में। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि R.K. नारायण जो R.K. दिया गया है फुल फॉर्म R.K. नारायण का क्या होगा। नेक्स्ट है कि विच फेमस इंडियन लिटरेचर रोट द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड? विच फेमस इंडियन लिटरेचर रोट द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड? द होम एंड द वर्ल्ड जो लिखा गया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। द होम एंड द वर्ल्ड 1960 में इज़ अ नोवेल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। 1960 में ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि एक नोवेल है। द बुक इलुस्ट्रेट्स द बैटल टैगोर हैड विथ हिमसेल्फ बिटवीन द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड रिवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर के से रिलेटेड जो यहाँ पे आंदोलन हुआ था उसी से संबंधित होम एंड द वर्ल्ड में है। हु रोट द डिस्टोपियन नोवेल 1948? तो ये लिखा गया है जॉर्ज ओरवेल के द्वारा।
1984 also published. 1984 is a dystopian novel and cautionary tale by English writer George Orwell. It was published in 1949. Which British dramatist created the character of Jimmy Potter in Look Back in Anger? तो लुक बैक इन एंगर में जिमी पोटर का कैरेक्टर किस ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट ने क्रिएटेड किया था? तो जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा ही क्रिएट किया गया था. 56 is a realist play written by John Osborne. It focuses on the life and marital struggles of an intelligent and educated but disaffected young man of working class origin, Jimmy Potter, and his equally competent yet impassive upper middle class wife, Alison. In which Shakespearean play do we find the character of Banquo? Banquo जो कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के किस प्ले में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि जो प्ले का नाम यहाँ दिया गया है इनमें से रिलेटेड नहीं है. The character of Banquo, a Scottish lord who is very noble general and a real friend of Macbeth. He is also the father of Flinnis. The character Banquo appears in Shakespeare Macbeth. Macbeth में ये देखने को मिलता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 86 to 110 से पैसेज यहाँ पे पूछा गया है और ये यहाँ से ईरर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और दिया हुआ है कि इसको ऑप्शन में दिया गया है मैन हैज़ अ स्केयरली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर वाटर. तो इसमें आपको बताना है कहाँ पे ईरर है किस ऑप्शन में. तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव. यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में जो है सेंटेंस दिख रहा है और ये जो स्केयरली है ये एडवर्ब है और ये अंडरस्टैंड जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ पे अंडरस्टैंड की जगह पे अंडरस्टूड हो जाएगा और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसके कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैन हैज़ स्केयरली अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर वाटर. नेक्स्ट है कि दी मैंगोज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रेन. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पे ईरर होगा. तो यहाँ पे भी ईरर जो है आपके डी ऑप्शन में है क्योंकि यहाँ पे मैंगोज फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है. दी मैंगोज जो है ये पुरलर हो जाएगा, पुरलर वर्ब, और यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुआ है ये पुरलर होगा और मैंगोज के कारण. और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रेन लिखा गया है. जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दो से अधिक के बीच में तो वहाँ पे एमोंग का यूज़ होता है, ना कि बिटवीन का. तो यहाँ पे एमोंग का यूज़ हो जाएगा, इस कारण यहाँ पे दो ईरर हो जा रहा है. तो डी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है कि सम ऑफ द पीपल्स स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग फर्दर. तो यहाँ पे जो है ईरर है वो ऑप्शन ए में है क्योंकि जो यहाँ पे पीपल्स का यूज़ किया गया है, पीपल जो है ऑलरेडी ये पुरलर फॉर्म में है. तो यहाँ पे पीपल्स का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे पीपल का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में ईरर है. नेक्स्ट है कि माई सिस्टर रानी वाज प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइडिंग अ बाईसाइकिल. तो इस यहाँ पे आपको बताना है कि इस ऑप्शन में यहाँ पे ईरर है. तो यहाँ पे जो ईरर है वो आपके सी ऑप्शन में है क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हाउ टू राइडिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है. टू जो है ये इन्फिनिटिव को इंडिकेट कर रहा है और इन्फिनिटिव के साथ हमेशा V1 का यूज़ होता है. तो यहाँ पे राइडिंग की जगह राइड का यूज़ होगा क्योंकि इन्फिनिटिव के साथ V1 का यूज़ होता है. नेक्स्ट जो है वो है द फ्लॉक ऑफ शिप्स ब्लॉक्ड द रोड. यहाँ पे आपको बताना है कि इस ऑप्शन में गलती है. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे जो शिप्स दिया गया है शिप का पुरलर भी शिप ही होता है, शिप्स नहीं होगा. तो यहाँ पे इस कारण यहाँ से ऑप्शन बी रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड मी टू मीट हर ऑन 12 noon. इसमें आपको बताना है कि ईरर कहाँ पे है और यहाँ पे ईरर क्लियरली दिख रहा है कि जो कि ऑप्शन सी में है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है द टीचर आस्क्ड मी टू मीट हर ऑन 12 noon. ऑन 12 noon यहाँ पे नहीं होगा, ऑन की जगह पे यहाँ पे एट का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात किया जा रहा है. तो इंस्टीड ऑफ नाउन हियर वी यूज़ एट. नेक्स्ट क्वेश्चन सी नाइदर कन्फर्म्स नॉट डिनाई द र्यूमर. हियर वी यूज़ इन द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ईरर है क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट में देख रहे होंगे ऑप्शन ए में कि यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है. जो डिनाई जो है यहाँ पे डिनाइज हो जाएगा. सो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग है. नेक्स्ट में है सी वाज टेकन अ बैक फ्रॉम रानीस वीमेंस. तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाज टेकन अ बैक फ्रॉम की जगह पे यहाँ पे बाई का यूज़ होगा. तो ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग है. नेक्स्ट है कि हु आर यू टू सजेस्टिव अ कर्व फॉर हिज पेन. तो यहाँ पे आपको बताना है और किस ऑप्शन में ईरर है. तो यहाँ पे जो है वो सेकंड ऑप्शन में ईरर है क्योंकि यहाँ पे अगेन यहाँ पे टू जो है इन्फिनिटिव को इंडिकेट कर रहा है और इसके साथ सजेस्टिव का यूज़ हुआ है जो कि गलत है. यहाँ पे V1 का यूज़ होगा, सजेस्ट का यूज़ होगा. नेक्स्ट है गॉड्स जस्टिस विल प्रिवेल्ड इन द एंड. तो यहाँ पे प्रिवेल्ड दिया हुआ है जो कि ऑप्शन बी रॉन्ग होगा. यहाँ पे विल के साथ यहाँ पे बी का यूज़ होगा, विल बी प्रिवेल्ड. रोज रन सो फास्ट दैट सी टिप्ड एंड यहाँ पे हो जाएगा फेल, टिप्ड एंड फेल. यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई भी सही है. नेक्स्ट है राइट नाउ ही ब्लैंक वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर. तो यहाँ पे हो जाएगा राइट नाउ ही इज़ प्लेइंग. यहाँ पे नाउ दिया गया है, इसे ये इंडिकेट हो रहा है कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसलिए यहाँ पे इस प्लेइंग का यूज़ होगा.
नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू ब्लैंक दैट वी आर स्टार्टिंग एट अ क्लाइमेट क्राइसिस। द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू रियलाइज दैट वी आर स्टार्टिंग एट अ क्लाइमेट क्राइसिस। नेक्स्ट है द ओल्ड नीम ट्री विच ब्लैंक इन आवर कंपाउंड फॉर 50 ईयर्स सडनली क्रैश्ड टू द ग्राउंड लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द पेन आई ब्लैंक 5 ईयर्स एगो इज स्टिल राइटिंग विल। तो यहाँ पे हो जाएगा द पेन आई बाउट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया गया है, आपको प्रीपोजिशन बताना है कि कौन सा करेक्ट यूज़ होगा। द गो डाउन इज इन्फेक्टेड ब्लैंक रैट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा द गो डाउन इज अफेक्टेड विथ रैट्स। सी सडड ब्लैंक द ट्रेडफुल साइट। तो यहाँ पे सडड के साथ जो है एट का यूज़ होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन ई जो है ये राइट हो जाएगा। द टाउन वाज प्लंग्ड ब्लैंक डार्कनेस। तो द टाउन वाज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस हो जाएगा। अ जेंटलमैन शुड बी ट्रू ब्लैंक हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे यूज़ होगा अ जेंटलमैन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। तो ऑप्शन ई जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ब्लैंक लिटरेचर। टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अ पर्सन हु ड्रॉस मैप इज कॉल्ड। तो जो मैप बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट जो है द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज। करेक्टली जो लिखा गया है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्टली लिखा गया इन द फॉलोइंग इज। तो इसमें से आपको वैक्यूम का सही स्पेलिंग बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, इसमें भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जो कि है एकमोडेट का करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये राइट है। नेक्स्ट जो है इसमें भी स्पेलिंग ही बताना है कौन सा सही है, तो इसमें भी जो राइट हो जाएगा एम्बैरेस का स्पेलिंग पूछा है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये राइट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज पूछा गया है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि ही ओन द गेम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। स्किन ऑफ हिज टीथ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जस्ट बेयरली। द विलेजर्स वेयर लेफ्ट टू अस्कार्प द बैरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ही वॉज ट्राइंग टू ग्रैब हीज 40 विंकल्स। तो 40 विंकल्स जो है इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसका अर्थ होता है और शॉर्ट स्लीप, यानी कि थोड़ी बीच में वर्क के बीच में थोड़ा सा सो लेना जो होता है, थोड़ा सा रेस्ट, इसका अर्थ होता है और शॉर्ट निप। ही वॉज अ प्रोवर्बियल मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा मीन्स होता है और मैन ऑफ नो सबस्टांस। नेक्स्ट है यू हैव अस्ट्रायड हॉर्नेट्स नेस्ट। तो इसका अर्थ जो है ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, और इसके मतलब होगा हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब ट्रबल सम, यानी हजार्डियस सिचुएशन। नेक्स्ट जो है ये वॉइस से क्वेश्चन है, चेंज ऑफ वॉइस आपको यहाँ पे बताना है। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। तो इसका राइट हो जाएगा द बेगर वाज लाफ्ड एट बाई द बॉय। नेक्स्ट है दे ड्रू अ स्क्वायर इन द इवनिंग। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अ स्क्वायर वाज ड्रॉन बाय देम इन द इवनिंग। द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्राइसेस वेयर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। नेक्स्ट है कि अ लायन मे बी हेल्प्ड बाय अ लिटिल माउस। तो इसका हो जाएगा, इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है ये करेक्ट नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका करेक्ट जो यूज़ होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, यानी कि में जो है ये मॉडल इसको चेंज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट अ लिटिल माउस, फिर मे, फिर हेल्प अ लायन। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट ब्लैंक टू ब्रिंग अ साइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू ब्रिंग अ साइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है 50 मील्स ब्लैंक और लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 मील्स जो है ये इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर वर्ब का, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि इज हो जाएगा। एवरी वन इन द फैमिली ब्लैंक बीन क्वेश्चन अबाउट द थीप। तो यहाँ पे हो जाएगा थेफ्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अनलेस सी ब्लैंक द वर्क completely सी विल नॉट बी टू लीव। तो यहाँ पे हो जाएगा अनलेस सी फिनिशेस द वर्क completely सी विल नॉट बी अलाउड टू लीव। देयर वॉज मच टू ब्लैंक सिंस नॉट मच हैड बीन। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर वॉज मच टू डू सिंस नॉट मच हैड बीन डन।
फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल हमने यहाँ पे 55 क्वेश्चन को किया, जो कि आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, और 25 मार्क्स का जो है ये आपका पैसेज था, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। तो 80 में से टोटल हमने 55 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। और ये क्वेश्चन आपने इन 55 में कितने स्कोर किए आप कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार के लगे, ये क्वेश्चन हार्ड थे या मॉडरेट थे या ईजी थे, क्या थे, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि TRE 2.0 के ये पेपर कैसा आपको लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।